महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का पेच अंतिम घड़ी तक बरकरार रहा। कल नामांकन का आखिरी दिन था। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। ऐसे में चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों के लिए बागियों से पार पाना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल तो सीटों के बंटवारे पर मची तनातनी के बीच भाजपा ने 148 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो एमवीए की पार्टनर कांग्रेस ने 102 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओम देशमुख। बताइए ओम, आखिर महायुति और एमवीए में सीटों के बंटवारों का फॉर्मूला काम क्यों नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन अभी भी पेच कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिख रहा है। दीपक, निश्चित तौर पे जैसे आपने बताया कि नामांकन दाखिल करने का जो अंतिम दिन था वो कल था, और नामांकन दाखिल करने के बाद जो डेडलाइन अब पूरी हो चुकी है, उसके बाद ये देखा जा रहा है, ये चित्र स्पष्ट हो चुका है कि तकरीबन 288 जगह पे जो नामांकन भरने थे, महायुति का जो अगर हम महायुति की बात करें तो 288 सीटों में से 5 सीटें ऐसी है, 5 से 6 सीटें ऐसी है जहां पे दोनों दलों की ओर से, कहीं शिवसेना और बीजेपी हो, कहीं शिवसेना और राष्ट्रवादी हो, कहीं राष्ट्रवादी और बीजेपी हो, इनकी तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से एबी फॉर्म, ऑफिशियल एबी फॉर्म देने के, ऑफिशियल एबी फॉर्म के साथ अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो उन जगहों पे ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहाँ पे फ्रेंडली फाइट हो सकती है। आज सुबह भी देवेंद्र फडणवीस ने ये बताया, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये बताया कि कुछ जगहों पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा प्रयास ये है कि किसी भी जगह पे हमारा क्लैश दोनों पार्टियों में ना हो, ये हमारा प्रयास है। दूसरी जगह पे अगर हम देखें तो महाविकास आघाड़ी की बात यही सेम है कि कुछ जगहों पे शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने भी उम्मीदवार दिए हैं, शरद पवार के गुट ने भी दिए और कांग्रेस के गुट ने भी दिए हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने नागपुर में बड़ी बगावत की है। कांग्रेस की ओर से नागपुर में बहुत जगहों पे बागी उम्मीदवार जो है वो खड़े किए गए हैं, ऐसा आरोप बीजेपी ने किया है। तो उसकी वजह से महाविकास आघाड़ी की शिवसेना और कांग्रेस में दोनों जगह पे जो खटास है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सब चीज़ों के बीच में जो बागी विधायक और बागी नेता है, जिनको टिकट दिया नहीं गया है, उनको मनाने के प्रयास अभी शुरू है। जैसे मैं अभी, आप देख सकते हैं कि मैं बीजेपी के महाराष्ट्र मुख्यालय में खड़ा हूं, अंदर एक बैठक चल रही है और उस बैठक के द्वारा, उस बैठक के माध्यम से जो बागी नेता है, बागी विधायक है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है जिन्होंने बगावत की है, जैसे बोरीवली में गोपाल शेट्टी ने की है, या फिर कुछ और जगहों पे बीजेपी के नेताओं ने निर्दलीय रूप में अपने उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है, उनको सबको मनाने की कोशिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है। तो दोनों जगहों पे, महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों दलों के बीच, दोनों आघाड़ियों के बीच अब जो बागी है उनको समझाने का प्रयास शुरू है। बहरहाल ये सब चीज़ों का, इन सब प्रयासों का आगे क्या मायना निकलता है, इन सबको सक्सेस मिलता है और जो बागी है वो अपनी नामांकन, अपनी उम्मीदवारी पीछे लेते हैं, क्या ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बागी विधायकों की वजह से, बागी नेताओं की वजह से पार्टियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये इतिहास आज तक हमने देखा है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब प्रयत्नों को, इन सब ये जो प्रयास है उनको यश मिलता है या नहीं, ये देखना अभी इंपॉर्टेंट होगा। दीपक, जाहिर तौर पर बागियों की वजह से समस्या हर पार्टी ने झेली ही है, झेलने की नौबत आ ही जाती है। 4 नवंबर को नाम वापसी का दिन है, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? क्या खबरें मिल रही, कौन कौन से नाम वापस हो सकते हैं? दीपक, आपने जैसे पूछा कि कौन कौन से नाम पीछे लिए जा सकते हैं, एक तो बीजेपी की ओर से ये अनऑफिशियली कहा गया है कि स्थानीय नेताओं के माध्यम से ही हम जो बागी विधायक हैं उनसे बात कर रहे हैं। प्रदेश लेवल से, प्रदेश की ओर से कोई नेता बात करेंगे ऐसा कम से कम अभी लगता तो नहीं है। बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर अभी उन्होंने कुछ नेताओं से बात की, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही। तो बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े नेताओं को ये प्रयास किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बोरीवली से गोपाल शेट्टी हो, उनको अभी बीजेपी की ओर से समझाने की कोशिश हो रही है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इनसे बात की है, बीजेपी के और नेताओं ने भी उनसे बात करने का प्रयास किया। तो जो बड़े नेता बागी रूप में इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं, उनको पीछे लेना, उनकी उम्मीदवारी कैंसिल करवाना, ये बीजेपी के लिए और सभी दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बना है, क्योंकि बड़े नेता जब निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ते हैं, पार्टी की ओर आरोप लगाते हैं, तो उसका एक परसेप्शन ग्राउंड लेवल तक बहुत ही खराब जाता है, ऐसा माना जाता है। इसकी वजह से बड़े नेताओं की जो उम्मीदवारी है, उनका जो बागी तेवर है, उनको ठंडा करने का प्रयास दोनों दलों से हो रहा है। दीपक, एक और अहम सवाल है कि अगर हम माहिम सीट की बात करें, जहां अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला है शिंदे गुट के उम्मीदवार से, तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि शिंदे गुट के जो उम्मीदवार हैं वो उनको रास्ता देंगे या फिर रोड को रोकेंगे, उनके रास्ते को, मार्ग को रोकेंगे?
निश्चित तौर पे आज सुबह भी देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि हमारा समर्थन जो है वो राज ठाकरे को माहिम की सीट के लिए है, क्योंकि राज ठाकरे ने हमसे समर्थन मांगा था। हम बीजेपी की ओर से उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। हमारी मुख्यमंत्री से भी बात चल रही है, मुख्यमंत्री भी इस बात पे सहमत है कि वहाँ पे उम्मीदवार उतारना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की वजह से कुछ दबाव शिवसेना के अंतर्गत बना हुआ है। इसकी वजह से माहिम की सीट के लेकर जो तनाव है वो अभी भी जैसे कि तैसे है। कल सदा सरवणकर के जो शिवसेना की तरफ से कैंडिडेट है, सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी से कैंडिडेट है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा भी कि मेरे ऊपर कुछ दबाव है, नामांकन वापस लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपना नामांकन वापस नहीं लूंगा। तो एक तरफ जो उम्मीदवार है वो अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ पार्टी के नेता और महायुति के जो बाकी नेता है वो प्रयास कर रहे हैं कि उम्मीदवारी उनकी कैंसिल हो और अमित ठाकरे का विधानसभा में जाना जो उनका जो रास्ता है वो साफ हो जाए। अब इस बीच में कैसा रास्ता निकलता है और सदा सरवणकर की किस माध्यम से वो उन्हें समझाने में यशस्वी रहते हैं, इसके ऊपर अमित ठाकरे का विधानसभा में जाने का जो प्रश्न है वो उसके ऊपर निर्भर रहता है। दीपक, एक और सीट है आपकी मानखुर्द की, जहां पर नवाब मलिक लास्ट मोमेंट पर आए और एनसीपी से उन्होंने अजीत दादा की पार्टी से पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि अभी भी बीजेपी उनका विरोध कर रही है। तो अगर नवाब पाटिल लगातार बने रहते हैं तो क्या उनका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा या फिर नवाब मलिक बैठेंगे? गौरतलब 2 सालों से नवाब मलिक और बीजेपी के बीच संघर्ष है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इसके बारे में नवाब मलिक पे बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगाने के बाद नवाब मलिक कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए जेल भी गए थे, लेकिन जब वो जेल से छूटे तो वो स्पष्ट रूप से महायुति के साथ नहीं थे। लेकिन जब कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो एन मोमेंट पर, लास्ट मोमेंट पर उनको राष्ट्रवादी अजित पवार गुट का ऑफिशियल एबी फॉर्म दिया गया। उसके बाद बीजेपी खासी नाराज दिख रही है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने इसके बारे में कहा है कि उम्मीदवारी देना ना देना वो उनकी पार्टी का अंतर्गत मामला है, लेकिन हम नवाब मलिक का समर्थन और उनका प्रचार किसी भी हालत में नहीं करेंगे। और इसके बारे में जो भूमिका है वो देवेंद्र फडणवीस, राज्य के उप मुख्यमंत्री, वो स्पष्ट करेंगे। इसकी वजह से कहीं तो थोड़ी बहुत तनातनी बीजेपी और महायुति बिल्कुल है। अब इसका परिणाम कैसे दिखता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ ओम, और आप खबर पर नज़र बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।